नमस्ते। ऑनलाइन शिक्षण में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस कक्षा में मैं आप लोगों के समक्ष पद्य खंड से अगली कविता, जिसका शीर्षक है कविता के बहाने, लेकर उपस्थित हुआ हूँ। छात्रों, यह कविता श्री कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। इससे पहले कि हम कविता की शुरुआत करें, आइए उनके जीवन के संबंध में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। कुंवर नारायण हिंदी आधुनिक कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की। कुंवर नारायण ने 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतापरक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आशान पुरस्कार आदि प्रदान किया गया। आज हमें इनकी कविता पढ़नी है, जिसका शीर्षक है कविता के बहाने। कवि कुंवर नारायण ने इस कविता में कविता की व्यापकता को दर्शाया है। चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा कविता के प्रतिपाद्य हैं। परंतु जहाँ सबकी अपनी सीमा है, वहीं बच्चे की सामर्थ्य की तरह कविता में असीम संभावनाएं हैं। जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। कविता के बहाने एक यात्रा है, चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक। कवि के अनुसार कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से अधिक ऊंची और विस्तृत होती है। कल्पना के पंखों से उड़ने वाली इस उड़ान को चिड़िया कभी नहीं जान सकती, क्योंकि यह असीम है। आइए अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। पहली पंक्ति, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के मायने चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से भिन्न है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान एक निश्चित सीमा है, जबकि कविता में भावों की, विचारों की उड़ान किसी भी सीमा या बंधन से मुक्त है। वह किसी सीमा या बंधन को नहीं जानती, वह अनंत उड़ान है। इसी कारण कवि आगे कहता है, बाहर भीतर सब घरों में कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने के अर्थ चिड़िया भी नहीं जान सकी और समझ सकती है। वास्तव में कविता में कवि की असीम कल्पना के पंख लगे होते हैं, अतः कविता के पंखों की समता चिड़िया के पंख से नहीं कर सकते। छात्रों, तो इस पंक्ति में उन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया है, जिस तरह से चिड़िया पंख लगाकर उड़ान भरती है, ठीक इसी प्रकार कवि भी अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरता है। कविता की कोई सीमा, मर्यादा नहीं होती, परंतु चिड़िया के उड़ान की भी एक निश्चित सीमा होती है। अगली पंक्ति में कवि लिखते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना क्या फूल जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि कहता है कि कविता का खिलना फूलों के खिलने की तरह है, लेकिन कविता के खिलने और फूलों के खिलने में एक सूक्ष्म अंतर है। वह यह कि फूल के खिलने के बाद उसके जीवन और तत्पश्चात मुरझाकर समाप्त हो जाने की एक निश्चित अवधि होती है, जबकि कविता एक बार विकसित होकर जीवन पाकर अमर और अमिट हो जाती है। इसी वजह से कवि कहता है कि कविता के खिलने और मर्म फूल भी नहीं जान सकता है। कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि फूल जिनके खिलने में आनंद है, उत्साह है, जिनमें कोमलता का आकर्षण भी है, वे भी कविता की समता नहीं कर सकते, क्योंकि कविता अनंत जीवन एवं आनंद से युक्त होती है। वह फूलों की भांति एक बार खिलकर मुरझाती नहीं,
अपितु सदैव नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील एवं जीवित बनी रहती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने कविता की तुलना फूलों से की है। जिस प्रकार फूल सुंदर, आकर्षक, अपनी खुशबू से सबको आकर्षित करता है, ठीक उसी प्रकार कवि की रचना भी लोगों को आकर्षित करती है। परंतु दोनों में अंतर उन्होंने यह बताया है कि फूल खिलने के बाद एक निश्चित अवधि के बाद मुरझाकर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन कवि द्वारा रचित कविता हजारों लाखों सालों तक जीवित रहती है, लोग उसका रसास्वादन करते हैं। अंतिम पंक्ति कवि लिखते हैं, कविता एक खेल है बच्चे के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इसमें कवि कहते हैं कविता भी बच्चों के खेल की तरह होती है। कविता भावों, विचारों और शब्दों के खेल खेलती है। जिस प्रकार बच्चे के खेल में सीमा का कोई स्थान नहीं होता और उनके खेल सभी विविध निषेधों से परे होते हैं, वैसे ही कविता भी होती है। बच्चों में भविष्य है, विकास की असीम संभावनाएं और उमंग, उत्साह एवं क्षमताएं हैं। उसी तरह कविता में भी अर्थ की व्यापक संभावनाएं हैं। उसमें भी रचनात्मक ऊर्जा होती है। भेदों के बंधन से ऊपर उठकर सबको एक कर देने के मायने बच्चे जानते हैं, और उन्हीं की तरह कविता भी जानती है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बच्चे अपने पराये का भेद नहीं जानते, उन्हें सभी घर अपने से प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता के स्तर पर सारा संसार अपना आत्मीय है। उसका उद्देश्य कविता द्वारा समर्थन एवं रचनात्मक विचार अथवा संदेश को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना होता है। तो इस प्रकार अंतिम पंक्ति में हमने देखा कि कवि अब कविता की तुलना बच्चे से करते हैं। जिस प्रकार बच्चा कोई भेद नहीं जानता है, वह आपसी भेद भाव, मत मतांतर आदि को भूलकर एक साथ खेलता है, ठीक उसी प्रकार कविता भी कोई भेदभाव नहीं करती, वह सबको समान रूप से अपना रसास्वादन कराती है। तो यहाँ पर इस कविता की 3 पंक्तियों में हमने देखा कि कवि ने पहली पंक्ति में कविता की तुलना चिड़िया से की है। चिड़िया की उड़ान सीमित है, परंतु कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। दूसरी पंक्ति में कवि ने कविता की तुलना फूलों से की है। जिस प्रकार फूल सुंदर, आकर्षक होते हैं, कविता भी सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली होती है, परंतु फूल एक निश्चित अवधि के बाद मुरझाकर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। परंतु कविता यदि एक बार रच दी जाती है तो लोग सालों साल तक उसका रसास्वादन करते हैं। और अंतिम पंक्ति में कवि ने कविता की तुलना बच्चों से की है। जिस प्रकार बच्चों का मन बिल्कुल हृदय स्वच्छ, साफ सुथरा होता है, वह किसी भेदभाव को नहीं जानते, उनके लिए सब समान हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी बिना किसी भेदभाव के लोगों तक पहुंचती है। लोग उसे पढ़ते हैं और पढ़कर उससे आनंदित होते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी कविता थी, इसका हमने वर्णन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता पसंद आई होगी। अगली कक्षा में हम इसका अगला अंश लेकर पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।